नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज पुनः आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में। आज जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था, तो ज़्यादातर लोगों की डिमांड है संधि की। तो आज आप ऊपर देख रहे हैं संधि, उसका सूत्र लिखा भी देख रहे हैं, वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानाम संधि। तो आज हमें बात करनी है संधियों पर। आज हमारी चर्चा है, आज हम सिर्फ संधि का प्रारंभ करेंगे, बेस जानेंगे, संधि कितने प्रकार की होती हैं। आज संधि का हमें बेसिक समझना है, मूल समझना है संधि का। लेकिन उसके समझने के पहले एक कल क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा मिस्टेक था जो हम लिख गए थे। पहला क्वेश्चन था, आप लोग जब वीडियो देखना अभी रिवाइज करके, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, लिख गया था बोर्ड पर। तो नहीं शब्द नहीं है बच्चों, वहाँ नहीं शब्द हटा देना आप लोग, और उसका आंसर जो है आंसर वही रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि वहाँ नहीं शब्द नहीं था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मित्रों। आज हमें बात करनी है अपनी संधि पर। संधि मतलब क्या होता है, आपने लोगों ने इतिहास पढ़ी होगी, उसमें कहा जाता है संधि कर लो। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि शब्द का मान्य क्या होता है, आज हमें इस पर चर्चा करनी है कि संधि शब्द का मान्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। पहले तो जब वहाँ हमने इतिहास में पढ़ा कि संधि हो गई, संधि का मतलब होता है मेल होना, दो पक्षों का मेल होना। तो संधि में यहाँ भी यही अर्थ होता है कि योग या मेल होना। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है, योग या मेल होना, पहली बात। अब संधि होती का है कि ये वर्णों की होती है या शब्दों की होती है। तो ये मित्रों याद रखना, जो संधि होती है वर्णों का विकार है। काय का विकार है, वर्णों का विकार है, या कह सकते हैं अक्षरों का विकार है। ना छरती इति अक्षरा, इसमें वर्णों में परिवर्तन होगा, शब्दों में नहीं होगा। शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो समास कहलाता है, और वर्णों में जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो संधि है ये हमारा वर्ण विचार ही होता है, मतलब जो वर्णों में विकार होता है वही संधि होता है, और जो शब्दों में विकार होता है वो समास होता है। यहाँ दो वर्णों में परिवर्तन होगा। कभी हम कह देंगे आ प्लस आ मिल के बड़ा आ होगा, कभी हम कह देंगे ई के स्थान पे या होगा, कभी कह देंगे आ प्लस ई मिल के ए होगा, कभी कह देंगे आय बनेगा। ये हमें आगे मिलेगा। तो ये नहीं पूछना क्यों होता है, क्योंकि ये नियम है संधियों के। जैसे कि IPC 307 होता है, जो 300 साल लगते हैं, तो क्यों, ये संविधान है। तो इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने संधियों का एक संविधान लिख दिया। आप क्यों होता है ये नहीं, उसके सीखते हैं होता है, ऐसा क्यों होता है विथ प्रूफ के सीखते हैं, फिर क्यों का शब्द खत्म हो जाएगा। तो पहला ही सूत्र है हमारा, वर्णानाम परस्पर विकृत समसंधानाम संधि। जो वर्णों का आपस में विकार रहित जो मिलान होता है, कैसा विकार रहित जो मिलान होता है वो संधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानाम संधि, ये सूत्र होता है जो महर्षि पाणिनि ने कहा था, वर्णों का परस्पर विकार रहित मिलन होना ही संधि कहलाता है। विकृतम माने होता है वर्णों में परिवर्तन होना, वर्णों में परिवर्तन होना। ठीक है, अब एक यहाँ सूत्र होता है, ये संधि होती क्यों है, संधि के लिए सूत्र बना है, संहिता कहते हैं। इस सूत्र को देखते हैं, इस सूत्र को देखते हैं मित्रों, इस सूत्र में क्या कहा गया है इसे भी देखते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता, सन्निकर्षा संहिता, ये सूत्र है हमारा। ये क्या है, सूत्र है। इसका अर्थ होता है कि दो वर्ण इसका अर्थ होता है कि वर्णों का आपस में बहुत, परा सन्निकर्षा संहिता, बहुत आपस में आ जाना, वर्णों का मिलना ही क्या होता है, संधि होता है। ये किस संज्ञा के तहत होता है, संहिता संज्ञा के तहत होता है। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन होता है, परा सन्निकर्षा संहिता। संहिता कहने वाला सूत्र कौन होता है, परा सन्निकर्षा संहिता। इस संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आपको हम पढ़ाएंगे क्या होते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर संज्ञाएं भी पढ़ाइए, इसके बाद का टॉपिक शायद संज्ञा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो
बहुमत प्राप्त हुआ उस संधि को होगा परा सन्निकर्षा संहिता। जो वर्णों का परस्पर में आपस में मेल होता है वहाँ संहिता संज्ञा के द्वारा संधि होती है। ये हमने संस्कृत की भाषा में चर्चा कर ली। अब अगला क्वेश्चन होता है सर संधि तो आपने बता दी, अब संधि होती कितने प्रकार की है? जो महर्षि पाणिनि का संविधान लिखा है, संधियों में नियम लिखे हैं, तो कितने प्रकार की संधि बताएं? तो मित्रों हम आपसे पूछेंगे, महर्षि पाणिनि हर बात पहले कह गए, आपको वर्ण कितने पढ़ाए? हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और अयोगवाय, यही पढ़े ना। स्वर, अब ये नहीं कहना संयुक्त व्यंजन भी पढ़े, नहीं, एक देखते हैं ना, हमने अच भी पढ़े, हमने हल भी पढ़े और हमने विसर्ग भी पढ़ी। तो अब यहीं से हम चर्चा करते हैं जो संधियों के प्रकार होते हैं, वो संधियों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार की संधियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि। क्या होती है? व्यंजन संधि। तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। अब प्रश्न बन सकता है सर 3 ही संधियां क्यों होती हैं? 2 हो जाएं या 4 हो जाएं? तो देखो वैसे तो संस्कृत जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो 5 प्रकार की संधि जानते होंगे, लेकिन जो हमारा टेट, सी टेट, आर टेट, एमपी टेट, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं जूनियर तक की, और अपनी जो बीटीसी बीएड वगैरह हैं, इनमें जो सिलेबस में आती है वो 3 ही संधि होती हैं। इसलिए अपन को यही पढ़ना, क्योंकि वो जो टीजीटी पीजीटी वगैरह होता है वो लोग मास्टर होते हैं, अपन को प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखना है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये 3 ही क्यों मानी गई? ये 3 ही क्यों मानी गई? पहला प्रश्न तो यही उठता है, ये 3 ही संधि क्यों मानी गई? सबसे पहला प्रश्न यही है कि ये 3 संधि क्यों मानी गई। तो देखो हम इस संधियों को सिद्ध करते हैं कि 3 ही क्यों हैं। हमने पढ़ा ये वर्णों का योग होता है। जब हम योग करेंगे, स्वर का योग करेंगे स्वर से, स्वर का योग करेंगे हम स्वर से, हम स्वर का योग करेंगे, हम स्वर का योग करेंगे व्यंजन से, हम स्वर का योग करेंगे विसर्ग से, हम व्यंजन का योग करेंगे स्वर से, हम व्यंजन का योग करेंगे व्यंजन से, हम व्यंजन का योग करेंगे विसर्ग से, हम व्यंजन का योग करेंगे विसर्ग से। ये आ गया। देखो पहले तो हमने यहाँ बताया आपको कि स्वर से स्वरों का योग होगा तो कौन सी संधि होगी। मित्रों ध्यान देना, जब स्वर से स्वरों का योग होगा तो हमारी कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो कि स्वर संधि, जो स्वर संधि होती है वो सिर्फ स्वरों के लिए होती हैं। जब भी स्वर और व्यंजन का योग होगा तो व्यंजन संधि बनेगी। जब व्यंजन और स्वरों का योग होगा तब भी व्यंजन संधि बनेगी। जब व्यंजन और व्यंजन का योग होगा तब भी व्यंजन संधि बनेगी। जब स्वर और विसर्ग का योग होगा तो विसर्ग संधि बनेगी। जब व्यंजन और विसर्ग का योग होगा तब भी विसर्ग संधि ही बनेगी। हमने चीज़ों को जाना। 3 ही क्यों होती हैं? महर्षि पाणिनि बता गए कि लौकिक भाषा में जो नॉर्मली चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल जो संधियां बताई हैं महर्षि पाणिनि ने, और बकाया वहाँ आप जब विभाजन देखेंगे तो कई प्रकार से है, लेकिन जो मूलतः आप हिंदी में भी पढ़ते हो, संस्कृत में भी पढ़ते हो, 3 ही पढ़ते हो। 3 ही जानना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्योंकि वो बड़े क्लासों के लिए है। अपन को तो प्राइमरी का मास्टर बनना है, उद्देश्य है हमारा प्राइमरी का मास्टर बनना। तो हमने स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि हुई, स्वर और व्यंजन मिलाया तो व्यंजन संधि हुई, व्यंजन और स्वर मिलाया तब भी व्यंजन संधि हुई, और व्यंजन से व्यंजन मिला फिर भी व्यंजन संधि हुई। स्वर्ग और विसर्ग मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी, और व्यंजन और विसर्ग मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी। ये हमारी संधियों पे चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। जाने 3 होते हैं। अब हमें सबसे पहले मित्रों पढ़ना है स्वर संधि। हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वर संधि। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्वर संधि पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले तो जानेंगे स्वर संधि के प्रकार। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो जो स्वर संधि के प्रकार होते हैं वो यहीं पे आप लोग वीडियो
पॉज करना, कमेंट में लिखना। आप लोग हिंदी वाले लिख देंगे 5। संस्कृत में स्वर संधि 8 प्रकार की होती हैं मित्रों। संस्कृत में, फिर ध्यान से सुनो, संस्कृत में स्वर संधि 8 प्रकार की होती हैं और स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। और जो हमने अभी दूसरा ऑप्शन लिखा था आपके लिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। और जो तीसरी थी हमारी व्यंजन संधि, इसको एक बार जान लेते हैं, व्यंजन संधि, तो इसे हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। प्रश्न बन सकता है अच संधि कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न बन सकता है अच संधि कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न बन सकता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संस्कृत में हमारा आंसर होगा 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन से होते हैं यहाँ हम चर्चा करते हैं। पहली होती है हमारी दीर्घ संधि, फिर होती है हमारी वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, 5वीं होती है हमारी यण रूप, वो यण संधि, यण संधि। 6वीं होती है हमारी पररूप संधि, पररूप संधि। 7वीं होती है हमारी पूर्व रूप संधि, पररूप और पूर्व रूप संधि। क्या होती है? पूर्व रूप संधि। और 8वीं होती है हमारी प्रकृति भाव संधि। क्या होती है? प्रकृति भाव संधि। क्या होती है? प्रकृति भाव संधि। ये हमारी स्वर संधियों में 8 प्रकार की संधि होती हैं। और मित्रों लिख लो, स्वर संधि ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे आपका टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, आर्ट, कोई भी टेट एग्जाम हो, कोई भी आपका बीटीसी बीएड का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संधि कौन सी है? स्वर संधि है। तो ये मान के चलो, स्वर संधि को हमें रटना नहीं है, सीखना है कैसे होती हैं। एक एक स्टेप से कराएंगे आप लोगों को संधि। जिसको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, जो पहले पढ़ा दिए गए हैं, जहाँ भी जो चीज़ें समझ में ना आई, जो टॉपिक समझ में ना आया हो, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। उस पर हम दोबारा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, दोबारा मेहनत करेंगे। के सक्सेस हब का एक ही उद्देश्य है कि सबको मास्टर बनना है, सबको सीख के, रट के नहीं, सीख के समझ के मास्टर बनना है। जो चीज़ समझ में ना आती हो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। अब इन 8 संधियों पर हम कुछ चर्चा करते हैं। पहले इन 8 संधियों पर हम कुछ चर्चा करते हैं। पहली हमारी है जैसे कि दीर्घ संधि। तो इन 8 संधियों के लिए सूत्र हैं, इन 8 संधियों के अलग अलग नियम हैं। एक दिन में ये 8 संधि कराई नहीं जा सकती, तो आपको प्रतिदिन संधियां पढ़ाएंगे हम जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। और विश्वास मानो, प्रत्येक संधि में कम से कम 20 एग्जाम्पल लेके आएंगे आपको, 20। और संधियां खत्म होने के बाद कम से कम 100 क्वेश्चन, इस बार संधि में कम से कम 100 क्वेश्चन, क्योंकि ये संधि कम से कम 4 नंबर की तो हर बार आती है। मैं तो 4 नंबर बहुत होता है टेट और सुपर टेट के लिए। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। सब संधियों में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें होता है अकह सबरेण दीर्घा, एक सूत्र होता है अकह सबरेण दीर्घा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो मित्रों जिसे भी संधि पढ़ना है और संधि को सीखना है और संधि का डर खत्म करना है, वो सबसे पहले क्या पढ़ लेना? प्रत्याहार। जिसे संधि सीखनी है, जितने पिछले वीडियो हैं आपके 8, 10, 12, पूरे वीडियो आज एक बार दोबारा देखना। और जिन्होंने भाई बहनों ने एक बार देख लिए दोबारा देखना, जिनने नहीं देखे वो आज बिल्कुल देखना। तब आपको जब कल से पहली संधि पढ़ाएंगे दीर्घ संधि, तब आपको पूरी समझ में आएगी। ना समझ में आए तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दूसरी हमारी संधि है वृद्धि संधि। तीसरी संधि है हमारी गुण संधि। इसका सूत्र होता है आदि गुणा। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ठीक है। अगली संधि है हमारी अयादि संधि, यण संधि, एको एड़ाची, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और
हमारी प्रकृति भाव संधि, ये हमारी 8 प्रकार की संधियां हैं मित्रों। अब देखो संधियों में होगा क्या, कभी 2 वर्णों के स्थान पर हम देखते हैं, कभी 2 वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण हो जाएगा। जैसे हम अभी जब आकाश अवरेण दीर्घा पढ़ेंगे तो आ और आ के स्थान पर आ हो जाएगा। जब गुण संधि पढ़ेंगे तो आ प्लस ए ई मिलके ये हो जाएगा। जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो आ ई मिलके आई हो जाएगा। जब यण संधि मिलेंगे तो एक शब्द का लोप ही हो जाएगा, इको एड़ा से एक के स्थान पर यण बन जाएगा। इस प्रकार से हमें इन सभी संधियों पर चर्चा करनी है मित्रों। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो जोरदार से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कल की क्लास देखना ना भूलना। कल की क्लास में हम बात करेंगे दीर्घ संधि पे, और ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ऐसे पढ़ाएंगे कि आज तक के इतिहास में देखा नहीं होगा आप लोगों ने। दीर्घ संधि से आपका डर खत्म कर देंगे। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।